नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहआचार्य संगीत विभाग वाद्य, आज एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज बीए सेकेंड ईयर का एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि थ्योरी पेपर फर्स्ट, जिसका 4th यूनिट है, उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। नॉलेज ऑफ पॉपुलर म्यूजिक कंपोजिशंस ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। यानी दो प्रकार के संगीत हैं, आपको पता है। एक उत्तर भारतीय संगीत है, एक दक्षिण भारतीय संगीत है। तो जिस प्रकार से उत्तर भारतीय संगीत में जो गायन शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना इत्यादि, उसी प्रकार से कर्नाटका म्यूज़िक में यानी दक्षिण भारतीय संगीत में इसी प्रकार से जो गायन शैलियाँ हैं वो देखिए, जैसे उनको वर्णम, कृति, जावली, पदम, तिल्लाना इत्यादि बोलते हैं। तो उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके थ्योरी पेपर फर्स्ट का जो 4th यूनिट है उसका सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पदम लेते हैं। पदम, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी बताया जो गायन शैलियाँ उत्तर भारतीय संगीत में हैं, उसी प्रकार की गायन शैलियाँ दक्षिण भारतीय संगीत में हैं। तो पदम के विषय में बात करें, देखिए यह दाक्षिणात्य संगीत की एक विशिष्ट गीत शैली है जो कि विलंबित लय और गंभीरता के कारण उत्तर भारतीय संगीत के ध्रुपद से समानता रखती है। जैसे उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुपद गाया जाता है, उसी प्रकार दक्षिणी संगीत में इसको पदम की उपाधि दी गई है। इसमें प्राय 3 पंक्तियां होती हैं, जिसको क्रमशः पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरण कहते हैं। जैसे स्थायी अंतरा इत्यादि होते हैं, इसी प्रकार से। तो गायक अपनी इच्छा के अनुसार इसको पल्लवी या अनुपल्लवी से प्रारंभ कर सकता है। इन पदों की रचना प्राय प्रचलित भक्ति गीतों में पाई जाती है, जिससे राग विस्तार में काफ़ी गुंजाइश होती है। तोड़ी, भैरवी, मुखारी, काम्बोजी जैसे रागों में प्राय ये पद गाए जाते हैं। इसके लिए विलंबित लय में चलने वाले 7 मात्रा के त्रिपुट ताल, जो कि दक्षिण भारतीय की ताल है, तथा चप ताल, चाप ताल विशेष उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ 14 मात्रा की धमार ताल इत्यादि में ये गायन किए जाते हैं, उसी प्रकार से ये विलंबित लय में दक्षिण भारत में चलने वाली जो तालें हैं, त्रिपुट ताल, चाप ताल, विशेष उपयुक्त मानी जाती हैं गाने के लिए। जो जयदेव अपने ग्रंथकार हैं, उनका गीत गोविंद जो ग्रंथ है वो इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बिहार तथा राजस्थान में यह परंपरा कुछ समय तक सुरक्षित रही। 16वीं शताब्दी से इस शैली का प्रभाव दक्षिण में भी पाया जाता है। पुरंदरदास, कनकदास, जगन्नाथ दास, मुट्टू, तांडवर इत्यादि कवियों ने प्रचलित राग रागणियों में अनेक पदों की रचना भी की है। प्रसिद्ध भक्त गायक क्षेत्रज्ञ ने इस शैली को सजाया, संवारा और राग संगीत में प्रमुख स्थान दिलाया। देखिए दक्षिण के इस पंडित ने तेलुगु में हजारों पदों की रचना की, जिसमें नायक नायिका के माध्यम से जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन का वर्णन भी है।
तंजौर के महाराष्ट्रीय नरेश शाहजी ने मराठी एवं तेलुगु में अनेक पदों की रचना भी की। इस प्रकार से बहुत सी रचनाएं आपको पदम की मिलेंगी। थोड़ा सा इसके विषय में और बताऊं, ये गीत भाव प्रधान होने के कारण नृत्य तथा अभिनय के लिए पर्याप्त सामग्री देते हैं। इसमें धातु और मातु अर्थात शब्द एवं स्वर दोनों का संतुलन अपेक्षित है। ध्रुपद के समान इसमें ऐसे लय प्रकार नहीं किए जा सकते जिससे पद का भाव ही दुर्बोध बन जाए। यद्यपि रचना तथा गायन शैली की दृष्टि से वह सीधा साधा प्रतीत होता है, परंतु राग रूप के साथ राग भाव की अभिव्यक्ति करना अच्छे सांप्रदाय तथा अच्छी मेहनत की अपेक्षा करता है। भरतनाट्यम नृत्य के साथ ये ही पद गाए बजाए जाते हैं। स्वर जाति तथा वर्णम जैसे गीत द्रुत गीतों के साथ उसके बाद पदम का विलंबित लय के साथ अभिनय पसंद किया जाता है। इसके लिए उन्हीं पदों का चयन किया जाता है जिनमें श्रृंगार संयत हो और स्वीकार्य नायिका का वर्णन हो। तो ये पदम का थोड़ा सा वर्णन था। इसके बाद हम कृति की चर्चा करते हैं। देखिए, कृति का दाक्षिणात्य संगीत में वही स्थान है जो ख्याल गायन का उत्तरी भारतीय संगीत में है। जैसे यहाँ अपने गायन में ख्याल गायन गाया जाता है, उसमें विलंबित ख्याल गाया जाता है, द्रुत ख्याल गाया जाता है। इसी प्रकार जो दाक्षिणात्य भारत का संगीत है, उसमें कृति को स्थान दिया गया है। यह राग की प्रौढ़ रचना होती है जिसमें स्वर का स्थान प्रमुख और साहित्य का स्थान गौण होता है। कृति का मूल अर्थ कोई भी रचना हो सकती है, परंतु विगत 2 शताब्दियों से इसका अर्थ एक विशिष्ट गीत प्रकार हो गया है। कीर्तन एक साधारण गायकी के द्वारा गाया जा सकता है, परंतु कृति गाने के लिए संगीत की प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। कृति के कम से कम 3 अंग होते हैं: पल्लवी, अनुपल्लवी एवं चरण। कृति के अंतर्गत चित्त स्वर, रागनी दर्शक संगतियाँ, स्वर साहित्य तथा गमक जैसे अंगों का भी समावेश होता है। कृति के गायन में इन सभी का क्रम से गायन होता है। उत्तरी संगीत के ख्याल के समान इसमें बोल आलाप, बोल ताने ली जाती हैं। इन्हें निरावल कहते हैं। कृति मध्य तथा द्रुत लय में गाई जाती है। इसके लिए 8 मात्रा वाला आदि ताल तथा 6 मात्रा वाला रूपक ताल उपयुक्त माने जाते हैं। संत त्यागराज, मुथुस्वामी, दीक्षितार तथा श्याम शास्त्री की कृतियां अपनी प्रौढ़ता के लिए प्रसिद्ध हैं। त्यागराज की पंचरत्नम नामक कृति नाट, गौड़, बराली, आरभी और श्री रागों में निबद्ध है। इस प्रकार से जब आप इसका पूर्ण अध्ययन करेंगे तो आपको इस विषय में मालूम होगा। इसकी एक गीत रचना भी है, वो भी आप देख सकते हैं। आप देखिएगा किस प्रकार से वह गीत है और उसका पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण 1, चरण 2 किस प्रकार से स्वर लिपिबद्ध किया गया है।
ये आप देखिए, पढ़िए, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इससे नेक्स्ट चरण पे चलते हैं अपन। जो अगली गायन विधा है वो है वर्णम। अब हम वर्णम के विषय में बात करेंगे। देखिए, दक्षिण के निबद्ध संगीत में वर्णम का महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत शिक्षा के अंतर्गत गायक तथा वादक दोनों के लिए इसकी शिक्षा अनिवार्य होती है। यह एक ऐसी रचना है जिसमें राग की यथार्थ आकृति अंकित रहती है। इसमें राग के विशेष संचार अर्थात पकड़ के साथ अपूर्व प्रयोगों का समावेश भी होता है। इसकी रचना में साहित्य और स्वर दोनों होते हैं, परंतु साहित्य का स्थान गौण होता है। वर्ण विभिन्न लयों में बंधे रहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तान वर्ण और पद वर्ण। तान वर्णम अधिक प्रौढ़ होता है। इसमें तानों की बहुलता होती है। अंत में चित्त स्वर अर्थात सरगम का गायन होता है। इन वर्णों का गायन संगीत सभाओं में भी किया जाता है। पद वर्णम में साहित्य के भाव का प्रमुख स्थान है। भाव की सुरक्षा के लिए यह गीत विलंबित लय में गाए जाते हैं। नृत्य के साथ इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तान वर्ण के लिए आदि, अठ, झंपा जैसे विलंबित लय के ताल निर्धारित रहते हैं और पद वर्णम का गायन मध्य तथा द्रुत लय वाले तालों में किया जाता है। अन्य रचनाओं के समान इसमें भी प्राय 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। चरणम के पहले राग की स्वरावली वाला एक खंड होता है, जिसको एट्टू कड स्वर अथवा चित्त स्वर कहते हैं। कभी कभी मृदंग के बोल भी इस गीत में निबद्ध रहते हैं। इस प्रकार से वर्णम की व्याख्या की गई है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हम गायन विधा लेंगे उसका नाम है जावली। देखिए, जावली के विषय में बताएं। इस गायन शैली की तुलना उत्तर भारत के ठुमरी के साथ की जा सकती है। जावली शब्द कर्नाटक शब्द जावल से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ श्रृंगारमय गीत है। यह प्राय आधुनिक गीत प्रकार है और प्राय विगत 100 वर्षों से पाया जाता है। इसमें एक पल्लवी और 2-3 चरण होते हैं। इसके गाने में राग की शुद्धता पर ध्यान इतना नहीं रखा जाता। ठुमरी की भांति इसमें स्वर वैचित्र्य का प्रयोग इसकी विशेषता है। यह मुख्यतः झंझोटी, काफी, खमाज, कानड़ा इत्यादि रागों में गाया जाता है। इसका ताल या तो 8 मात्रा वाला आदि ताल होता है अथवा 3 मात्रा वाला रूपक ताल होता है। इसको प्राय द्रुत लय में गाते हैं। इसकी रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाति, तिरुनाल, पट्टणम, सुब्रमण्यम और श्रीनिवास अय्यंगार के नाम लिए जा सकते हैं। इस प्रकार जावली की चर्चा हमने की। अब ये देखिए, तिल्लाना एक गायन शैली है, उसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं। तिल्लाना उत्तर हिंदुस्तानी तराना जो है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो तराना गाया जाता है, तराना नामक जो गायन विधा है, उसी का दाक्षिणात्य रूप तिल्लाना है। जैसे बड़ा ख्याल गाते हैं, छोटा ख्याल गाते हैं, फिर उसके पश्चात हम तराना गाते हैं। इसी प्रकार वहाँ तिल्लाना का नाम दिया गया है। तराने में जिस प्रकार
वीणा जैसे वाद्यों के दृढ़ बोलों तथा तबले के धिरकिट धुमकिट जैसे बोलों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार तिल्लाना में साहित्य के साथ मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी तराना के समान इसकी द्रुत लय में गाने की प्रथा है। स्वाति तिरुनाल, मुत्तैया, भागवतर जैसे संगीतकारों ने अनेक तिल्लाना गीतों की रचना की है। तो इस प्रकार तिल्लाना गायन विधा के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप इसको बार बार वीडियो को सुने, देखें और इसका अध्ययन करें और इसका उत्तर भारतीय संगीत की जो गायन शैली हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, तो आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें आपके एक एक नंबर के जो सेक्शन फर्स्ट है, ए सेक्शन है, उसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी इस वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर दो दो नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर 10-10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि उसके अंदर वर्णम, कृति, जावली, पदम, तिल्लाना इत्यादि का वर्णन कीजिए। तो आपको पूरा इसका अध्ययन करना है चैप्टर का, उसके पश्चात ही आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एक क्वेश्चन लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।